नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने आशंका व्यक्त की है कि दिल्ली सरकार द्वारा घोषित शराब छूट से उनके पड़ोस में कानून व्यवस्था की दिक्कत उत्पन्न हो सकती है और ऐसी जगहों पर भीड़ एकत्रित होगी। दिल्ली के आबकारी आयुक्त द्वारा शुक्रवार को जारी एक आदेश के अनुसार दिल्ली के आबकारी नियम 2010 के नियम 20 का कड़ाई से अनुपालन करते हुए दिल्ली एनसीटी के अधिकार क्षेत्र में स्थित शराब की दुकानें शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य पर 25% तक की छूट के साथ दी सकती है। हालांकि इस आदेश का कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया अल्कोहल बेवरेज कंपनी ने स्वागत किया है, लेकिन कई आरडब्ल्यूए द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया। ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूए के प्रमुख बीएस वोहरा ने सरकार पर लोगों के स्वास्थ्य को जोखिम में डालकर राजस्व उत्पन्न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये गलत है। पैसा कमाने के लिए सरकार लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से अब ये बात सामने आ रही है और तमाम इस क्योंकि जब शुरू से ही आबकारी नीति जब बदली गई थी उसका विरोध हो रहा था और अब एक बार फिर से उसका विरोध देखने को मिला है दिल्ली में, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं आबकारी नीति को लेकर कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जो थी वो गिरती हुई नज़र आ रही थी पहले भी, और जिस तरीके से छूट दी गई थी, एक शराब की बोतल पे दूसरी शराब की बोतल फ्री दी गई थी, यहाँ तक कि डिस्काउंट भी दिया गया था कुछ कंपनियों के द्वारा। मगर वो स्कीम को लेकर कहीं न कहीं भाजपा ने काफ़ी हद तक प्रदर्शन भी किया था, विरोध भी किया था, यहाँ तक कि जनता भी कहीं न कहीं इसका विरोध करती हुई नज़र आ रही थी। क्योंकि ये शराब की जो दुकानें थी वो लगातार कहीं न कहीं मंदिरों के पास की बात करें, स्कूलों के पास की बात करें, कॉलोनियों के अंदर की बात करें, लगातार खोली जा रही थी, जिसकी वजह से परेशानियां जो जो थी वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब दोबारा से यानी कि 25% के करीब डिस्काउंट शराब पर मिलने वाला है, तो उससे कहीं ना कहीं काफी हद तक जो आरडब्ल्यू है या फिर क्या वेलफेयर एसोसिएशन है वो इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। मगर कुछ इसके समर्थन में भी है जो लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार का इस फैसले से कहीं ना कहीं काफी हद तक सहायता भी मिलेगी, मगर वो सहायता कहीं ना कहीं काफी लोगों के लिए नुकसान भी साबित हो सकती है, क्योंकि युवा जो है वो शराब के नशे की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार जो मजदूर थे वो अपनी जो दिहाड़ी थी जो वो कहीं ना कहीं शराब की दुकानों पर खर्च करते हुए नजर आ रहे थे, और लगातार कहीं ना कहीं सुबह से ही शराब की दुकानों पर जो छूट का फायदा था वो कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश की जा रही थी, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का विरोध भी किया जा रहा था। और यहाँ तक कि निगम के चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही थी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब दोबारा से कहीं ना कहीं 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं फिर जो शराब के चाहने वाले हैं या फिर कहें युवा जो हैं या फिर जो शराब के जो शौकीन हैं वो कहीं ना कहीं शराब की दुकानों पर नजर आएंगे और कहीं ना कहीं उस छूट का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शराब की जो बिक्री है वो तो जरूर बढ़ेगी, मगर जो मिडिल क्लास के जो परिवार है या फिर कहें ग्राउंड क्लास का जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आएंगे। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो पहले महिलाएं थी वो प्रदर्शन कर रही थी, और कहीं ना कहीं कई शराब की दुकानों को तोड़ा भी गया था, जहां तक कि कई बार झड़प भी देखने को मिली थी, मगर कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो अपनी घर गृहस्थी को लेकर कहीं ना कहीं परेशान होती हुई नजर आई थी। जी ठीक है, महिलाएं लगातार परेशान हैं, तमाम आम लोग परेशान हैं, क्योंकि पहले भी ये बात सामने आई थी जब महिलाओं ने कहा था कि जगह जगह जब ठेके खोल दिए गए हैं तो उनके घर के आसपास इस तरीके से भीड़ एकत्रित होती है और महिलाओं को अलग अलग तरीके की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। फिलहाल अगर जमीनी हकीकत की बात करें, जमीनी स्तर पर किस तरीके से ये चीजें देखने को मिल रही है? हर जगह शराब के ठेके हैं और आबकारी नीति में एक शराब पर एक छूट भी दी गई है, तो इसका किस तरीके से तमाम पूरी दिल्ली में खामियाजा देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहले भी कहीं न कहीं शराब की दुकानों पर काफ़ी बड़ी-बड़ी लाइनें देखने को मिल रही थी। बाकायदा होर्डिंग लगाए गए थे जिस पे लिखा हुआ था कि एक शराब की बोतल पर दूसरी शराब की बोतल फ्री। कई कंपनियों के द्वारा तो छूट भी दी गई थी 50% के करीब, 40% के करीब, मगर उसको लेकर कहीं न कहीं दिक्कतें भी आई थी, और अभी स्थिति वही नज़र आने वाली है दोबारा से, और बार-बार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार जो है यानी कि आबकारी जो नीति जो है वो दोबारा से लागू की जा सकती है, यानी कि आबकारी आयोग की तरफ से दोबारा से छूट दी जाएगी, और जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो परिवार है या फिर कहें परिजन है, वो परेशान होंगे, क्योंकि उनके जो घर के जो कमाने वाले हैं, वो कहीं न कहीं शराब की दुकानों की तरफ जाएँगे और उसका छूट का जो फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। मगर वो छूट जो है, वो कहीं न कहीं मिडल क्लास के लिए और गरीब क्लास के लिए
काफी बड़ी मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आता है, क्योंकि जब शराब की दुकानों पर जब भीड़ लगती है तो वहां से जब महिलाएं गुजरती हैं तो उनको जो कमेंट सुनने को मिलते हैं या फिर कहीं छीटाकटी के सुनने को मिलती है या फिर कई बार तो बच्चे बदसलूकी भी की जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं महिलाएं जो है विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। और दोबारा से कहीं ना कहीं भाजपा जो है इसी नीति को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरता हुआ नजर आएगा। जी। आम आदमी पार्टी को इसको लेकर घेर ही रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या तर्क इसको लेकर है? क्योंकि अब दिल्ली रेजिडेंट एसोसिएशन ने भी जो वेलफेयर है उसने भी इसको लेकर विरोध जताया है। तो देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार जो है वो इस छूट का कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं जो आबकारी नीति थी, इसको सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि 2010 में ये लागू की गई थी, जिसको सिर्फ दिल्ली सरकार ने लागू किया है। यानी कि पहले से ही इसको बना लिया गया था और कहीं ना कहीं इसको लागू करने की कोशिश की जा रही थी, मगर दिल्ली सरकार ने सिर्फ इसको लागू किया। तो यानी कि अब जिस तरीके से इसको लागू किया है, मंदिरों के पास की बात करें, स्कूलों के पास की बात करें, जहां पर छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं और उनके पास जब शराब की दुकानें होंगी तो सोचिए क्या हालत होगी। और वही स्थिति दोबारा से देखने को मिल सकती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब कहते हैं जो युवा है या फिर कहें जो मजदूर वर्ग है, वो इन शराब की दुकानों से कहीं ना कहीं अपना फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो डिस्काउंट है उसका फायदा लेने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक कि जो सस्ते में शराब मिलेगी तो उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदा भी जाएगा। और जो शराब के माफिया है वो भी शराब को खरीदेंगे और कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाकर अपने अपने कह सकते हैं बेचने की जो कोशिश की जाती है या फिर कहें ब्लैक मनी की जाती है, बाद में उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। मगर यही चीज को लेकर कहीं ना कहीं सख्ती भी होनी चाहिए दिल्ली सरकार की। अगर पहल अच्छी है तो कहीं ना कहीं इन जो स्कूलों के पास है या फिर बाजारों के पास है या फिर कहें कॉलोनियों के पास शराब की दुकानें, उनको हटाकर कुछ ऐसी जगहों पे करी जाए जहां पे आम व्यक्ति या फिर कहें जो महिलाएं हैं वहां से ना निकल सके, या फिर कहें बच्चों के जो स्कूल है वो वहां पर नजदीक ना हो। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया और उनसे बार बार कहने की कई बार जानने की कोशिश करी। यहाँ तक कि राज्य का जो आम आदमी पार्टी के सांसद है कैसे सुशील गुप्ता जी, उनसे भी जानने की कोशिश की गई थी, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़कर इस नीति से बचने की कोशिश की गई थी। जी। ठीक है राजीव, फिलहाल जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि कानून व्यवस्था को भी बनाए रखने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो किस तरीके से करना पड़ रहा है और सरकार अब उसको लेकर क्या आगे की रणनीति अपना रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ अगर बात करें कानून व्यवस्था की, यानी कि दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी मुश्किलें खड़ी हुई थी। मगर जब शराब की दुकानों पर जब लंबी लंबी लाइनें लग रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं था और काफी सुबह से ही, यानी कि अगर 8-10 बजे से कहते हैं शराब की दुकान खुलेगी तो 8 बजे से ही लोग बाग लाइनें लगा के खड़े हो जाते थे। और उस लाइनों को कंट्रोल करने के लिए और यहाँ तक कि सुरक्षा मेंटेन करने के लिए दिल्ली पुलिस को ही आगे आना पड़ता था। और दिल्ली पुलिस और किसी तरफ नहीं जाकर बल्कि शराब की दुकानों पर लाइनों का जो लगवाने का काम था वो करती नजर आ रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की कोशिश की जा रही थी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही थी और बार बार कहीं ना कहीं शराब की दुकानों पर कई बार झड़प भी देखने को मिली थी, आपस में लड़ते हुए भी देखे गए थे, तो कहीं ना कहीं उसको दिल्ली पुलिस जो है वो मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। मगर यहाँ पर सुरक्षा कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आई थी और दिल्ली पुलिस के जो तमाम थाने थे वो इन शराब की दुकानों पर ही सुरक्षा महसूस करते हुए नजर आए थे। जी। ठीक है, लगातार इसका विरोध किया जा रहा है आम आदमी पार्टी भी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी जो लगातार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर कि वो राजस्व वसूल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता की जो स्वास्थ्य है उसको खतरे में डालकर राजस्व वसूला जा रहा है। इस तरीके के आरोप और इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे जनता की बात करें या फिर भाजपा की बात करें, भाजपा की तरफ से बार बार इसका विरोध किया गया था। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि ये जो आज जो युवा है या फिर कहें जो मजदूर वर्ग है वो शराब का नशे का आदी बन जाएगा। जिस तरीके से पंजाब के अंदर यही चीज माना जाता था कि शराब की जो है वो सबसे ज्यादा बिकती है, उस नशे के शिकार जो है वो लोग होते ही नजर आ रहे हैं। मगर यही चीज दिल्ली के अंदर भी लागू की गई थी और जिसके अंदर कहीं ना कहीं भाजपा ने कभी विरोध भी किया था, आम जनता ने भी विरोध किया था, महिलाओं ने भी विरोध किया था। और यहाँ तक कि जो स्कूल प्रशासन थे उन्होंने भी कई बार शिकायत की थी कि स्कूलों के पास शराब की दुकानें क्यों खोली गई हैं, इनको बंद कराया जाए। भाजपा के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया गया था, मगर उस प्रदर्शन का असर जो था वो आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार के ऊपर होता हुआ नजर नहीं आया। और जिसकी वजह से अब दोबारा से इसी स्कीम को लेके आया जा रहा है, जिसके अंदर 25% से लेकर 30% के करीब शराब की बोतलों पर छूट दी जाएगी और उसका फायदा उठाने वाले जो है वो दोबारा से शराब की दुकानों पर भीड़ लगाते नजर आएंगे। महिलाओं की सुरक्षा फिर बिगड़ती नजर आएगी और दिल्ली पुलिस को फिर इन शराब की दुकानों पर ही अपनी ड्यूटी करती हुई नजर आएंगी। जी।
दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने में किस तरीके से कोशिशें कर रही है, क्योंकि जब हम देखते हैं, हमने कोविड काल में भी ये देखा, शराब की दुकानें बंद थी, उसके बाद जब शराब की दुकानें खुली तो किस तरीके से भीड़ एकत्रित हुई, और यहाँ तो लगातार भीड़ रहती ही है। अब छूट भी दे दी गई है तो इसकी वजह से भीड़ और ज्यादा बढ़ रही है। कानून व्यवस्था किस तरीके से काबू में रखी जा रही है, किस तरीके से कंट्रोल कर रही है दिल्ली पुलिस? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की, जिस समय कोविड काल था तो उस समय जब 70% के करीब जब रेट बढ़ा के जब शराब की दुकानों को खोला गया था, क्योंकि सरकारों के पास पैसा नहीं था, सरकार इसी पैसे से कहीं न कहीं अपना हिसाब किताब करना चाहती थी, तो जिस तरीके से शराब की दुकानें खोली गई थी, उस समय भी हालात बिगड़े थे और दिल्ली पुलिस को कहीं न कहीं हर जगह से हटकर इन शराब की दुकानों पर लगना पड़ा था और कहीं न कहीं शराब के चाहने वाले थे, उनकी जो लाइनें थी, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। मगर जिस समय ये शराब की जो आबकारी नीति आई और उस समय भी कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस को कहीं न कहीं इन शराब को दुकानों पर लगाया गया, तो बाकी जो काम थे यानी दिल्ली पुलिस के या और इलाकों के अंदर सुरक्षा व्यवस्था करनी थी, वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस के भी जवानों को भी कहीं न कहीं दिक्कतें सामने आ रही थी। मगर अब जिस तरीके से दोबारा से छूट दी जाएगी, उससे दिल्ली पुलिस की तो मुश्किलें बढ़ेगी, मगर और जो आरडब्ल्यू है या फिर कहें जो एनजीओ है, वो भी कहीं न कहीं दिल्ली सरकार से गुहार लगाई जाएगी। महिलाओं की तरफ से भी दोबारा से प्रदर्शन किए जाएंगे, भाजपा के द्वारा भी प्रदर्शन किए जाएंगे, मगर इसका असर जो है ना तो पहले दिल्ली सरकार के ऊपर देखने को मिला था, ना शायद दोबारा से अब भी देखने को नहीं मिलेगा। जी। आम जनता इसको किस तरीके से देख रही है राजीव, क्योंकि देखिए महिलाएं इससे लगातार परेशान है, वो साफ नजर आ रहा है, लेकिन पुरुषों की इस पर क्या कुछ उनकी कथनी है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात करें यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार इस नीति को लेके आ रही है दोबारा से, और जिसमें छूट दी जाएगी और जो कह सकते हैं युवा हैं या फिर कहें पुरुष हैं, वो कहीं न कहीं इसका कहीं न कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और जो ख़ासतौर पे शराब के चाहने वाले हैं, वो इस डिस्काउंट का ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। मगर यहाँ पर बात करें महिलाओं की, जो घर गृहस्थी की कमाने के लिए या फिर कहें बचत करने के लिए महँगाई की वजह से पहले से ही परेशान है और कहीं न कहीं घर की स्थिति है वो कंट्रोल करने के लिए अपने पुरुषों को या फिर कहें अपने हस्बैंड को कहीं न कहीं इस तरीके की शराब की दुकानों पर जाने से रोकते हैं, मगर वो कहीं न कहीं अब शराब जो है वो कहीं न कहीं जल्दी से सस्ती होने की वजह से लोग बाग खरीदेंगे और कहीं न कहीं उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मगर यहाँ पर इससे शराब जो माफिया है, वो भी इसका फ़ायदा उठाएगा और बाद में उसका जो दुगने से तिगने दाम वसूलने की कोशिश की जाएगी, तो कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर आएँगी, मगर देखना होगा दिल्ली सरकार क्या कदम उठाती है। मगर दिल्ली सरकार को भी समझना होगा कि अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पहले भी दिल्ली सरकार ने मार्शल वगैरह लगाए थे, सुरक्षा मेंटेन की गई थी, हर इलाके के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, ताकि महिलाओं की सुरक्षा महफूज रहे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से शराब की दुकानों पर ही भीड़ नज़र आएगी, उससे भी कहीं न कहीं महिला की सुरक्षा बिगड़ती नज़र आएगी, घरों का बजट बिगड़ता हुआ नज़र आएगा, मगर उसके लिए भी दिल्ली सरकार को कुछ कदम उठाने होंगे। जी। ठीक है, दिल्ली सरकार को अलग अलग तरीके से कदम उठाने होंगे। अब आम जनता भी इसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध कर रही है। अब दोबारा से ये शराब नीति लाने की कोशिश की जा रही है, क्या तर्क केजरीवाल ने दिया है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर ये दोबारा से जब शराबकारी नीति यानी आबकारी नीति के ऊपर दोबारा से छूट दी जाएगी, तो कहीं न कहीं वही स्थिति दोबारा देखने को मिल सकती है। शराब की दुकानों पे लंबी-लंबी लाइनें लग सकती हैं और जो आम आदमी पार्टी के जो नेताओं से बात करें या फिर किसी बड़े विधायक से बात करें, सांसद से बात करें या फिर कहें हम मुख्यमंत्री कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल से बात करें, तो वो भी इन सवालों से बचते हुए नज़र आते हैं और सीधे-सीधे कह देते हैं कि ये शराब जो नीति है यानी आबकारी जो नीति है, वो पहले से ही लागू कर दी गई थी। सिर्फ़ उन्होंने तो इसको सिर्फ़ लागू किया, यानी कि सिर्फ़ लागू करने से ही वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नज़र आते हैं। मगर जो आबकारी नीति पहले बनाई गई थी, उसके अंदर भी कहीं न कहीं खामियाँ थी जब इसको रोक दिया गया था 2010 में। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार ने अपने प्रॉफ़िट के लिए इस तरीके की कह सकते हैं आबकारी नीति को लागू किया है, उससे कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के पास ज़रूर टैक्स के रूप में पैसा आएगा, नज़र आएगा। मगर यहाँ पर जनता जो है वो परेशान होती नज़र आएगी और इसका दोबारा से अब विरोध होना और शुरू ये होता बात नज़र भी आएगा। साफ जी। है राजीव, क्योंकि देखिए दिल्ली में हमने देखा है जब महिलाएं सड़कों पर उतरकर आबकारी नीति या फिर आबकारी नीति नहीं भी तो नॉर्मल जब शराब की दुकानें खुलती है तो उनके लिए भी वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती हैं, उनको बंद करने की मांग करती है, तमाम चीजें देखी गई है। बावजूद इसके दिल्ली की सरकार जिस तरीके से अब छूट दे रही है शराब में, एक बोतल पर एक जिस तरीके से फ्री की बात कही गई है, इसमें सबसे ज्यादा संकट की बात यह है कि आम जनता का जो स्वास्थ्य है उसको खतरे में डालकर अपना राजस्व निकाला जा रहा है।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से शराब की जब दुकानों पर शराब की बोतलों पर फिर छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा, तो उसका फ़ायदा ज़रूर लोग बाग उठाने की कोशिश करेंगे। जब शराब ज़्यादा मिलेगी, यानी कि जब डिस्काउंट में मिलेगी, तो उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, और जब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, तो स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, और फिर अस्पतालों के अंदर भीड़ लगेगी, और अस्पतालों के अंदर जो दिल्ली सरकार के अस्पताल है, या फिर प्राइवेट अस्पताल है, या फिर सरकारी अस्पताल है, जितने भी हैं, उनके अंदर मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नज़र आएगी, और उनका स्वास्थ्य जो है दिल्ली की जनता का, वो बिगड़ता हुआ नजर आएगा। मगर दिल्ली सरकार जब स्वास्थ्य सुधारने के लिए या फिर स्वास्थ्य को लेकर बड़े-बड़े अस्पतालों के अंदर घोषणाएँ की जा रही कि हमारे पास हर तरीके की सुविधाएँ हैं। कोरोना काल के अंदर भी दावे किए गए थे कि हमारे पास हर अस्पतालों के अंदर सारी सुविधाएँ हैं, और यहाँ तक कि अब कहीं न कहीं क्या बड़े-बड़े टेस्ट फ्री करने की बात की जा रही है। मगर एक तरफ तो टेस्ट फ्री करने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ शराब के जो लोग हैं या फिर शराब जो पीने वाले हैं, उनके लिए कहीं न कहीं उनका स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए शराब की दुकानों पर छूट दी जाएगी, तो कहीं न कहीं स्थिति बिगड़ सकती है, और दिल्ली सरकार को यही स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ठीक है। उनका रेवेन्यू भी बनता रहे, और कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य है वो भी ना बिगड़े। मगर यहाँ पर जिस तरीके से शराब की दुकानों पर छूट मिलेगी, तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य ज़रूर जनता का बिगड़ता हुआ नज़र आएगा। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर पंजाब के चंडीगढ़ से, जहां पर कश्मीर सिंह एमएसपी भुगतान प्राप्त करने वाले राज्य के पहले किसान बन गए हैं। इसका खुलासा खुद केंद्र सरकार ने किया है। आपको बता दें कि ये जो खुलासा किया है, इसको लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री लालचंद कटारुचक ने बताया है कि पटियाला जिले के मोहब्बतपुर गांव के रहने वाले कश्मीर सिंह 31 मार्च को 51 क्विंटल गेहूं राजपुरा मंडी में लाए थे, और खरीद के पहले ही दिन यानी 1 अप्रैल को उनकी सफाई उपरांत खरीदी की गई थी, जिसके बाद उन्हें कहा गया था कि आज खरीद के 24 घंटे के भीतर विभाग ने किसान के भुगतान जो कि 1,02,765 रुपए है, वो सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया है। मंत्री ने कहा कि राजपुरा मंडी में खरीदे गए गेहूं की उठान भी शुरू हो गई है। परिवहन और श्रम की व्यवस्था के संबंध में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब सभी श्रम और परिवहन अनुबंधन सीजन की शुरुआत से पहले ही पूरे कर लिए गए हैं। इसने सुनिश्चित किया है कि राज्य भर की सभी मंडियां पर्याप्त श्रम और ट्रकों के साथ तैयार है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, फिलहाल जिस तरीके से ये बात कही गई थी, खुद आम आदमी पार्टी जब आने वाली थी सत्ता में, तो ये बात उन्होंने कही थी कि किसानों का सबसे ऊपर रखकर उनका जो काम है वो किया जाएगा, और ये कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रहा है। जब पहले ही दिन 1 तारीख को जब उठान हुआ, 1 तारीख से शुरुआत हुई थी, खरीदी हुई, और अगले ही दिन किसानों के खाते में भुगतान जा रहा है। जी, बिल्कुल मुस्कान, देखिए अगर हम बात करें कि इस बार अगर हम कहें कि क्योंकि फर्स्ट लिफ्टिंग है, आम आदमी पार्टी सरकार की ये पहली लिफ्टिंग, और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है कि उन्हें अपना फर्स्ट फुट आगे रख के सबसे अच्छा इंप्रेशन देना है किसानों को, क्योंकि खेतीबाड़ी सूबा है पंजाब, और अगर किसी भी पार्टी को कंटिन्यू सर्वाइव करना है तो उन्हें किसानों को खुश रखना है, और उसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल हमें अब लिफ्टिंग में देखने को मिला है। ये उनकी पहले दिन से ही प्रॉपर समय पे लिफ्टिंग होती हुई नजर आ रही है, जिससे किसान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। वही उसका एक एग्जाम्पल की जो पहले किसान की लिफ्टिंग हुई थी और उनका पैसा उन्हें 2 अप्रैल को विदिन 24 घंटे मिल गया है, तो एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इमेज भेजते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर हम कहें कि अभी क्वांटिटी अगर हम सीधे तौर पे कहते हैं कि थोड़ी कम नजर आ रही है, क्योंकि इसमें अभी गेहूं की फसल को पकने में थोड़ा समय लगेगा। अगर हम कहें कि माझा और मालवा से 6 और 12 अप्रैल से सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि मेजर लिफ्टिंग के लिए फसल आनी शुरू हो जाएगी। अभी एक सवाल था कि फसल थोड़ी कम आ रही है, पर बेसिकली फसल को पकने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है इस बार। अगर हम कहें कि जो माझा से फसल आनी है वो 6 अप्रैल से आनी शुरू हो जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि गेहूं आएगा माझा से आएगा, उसके बाद मालवा में अगर हम कहें कि मालवा बेल्ट में 12 अप्रैल से फसल आनी शुरू हो जाएंगी। तो उन सभी चीजों को देखते हुए एक तैयारी पहले ही सरकार की तरफ से कर ली गई है। जो सीसीएल लिमिट होती है वो ऑलरेडी आ चुकी है पंजाब सरकार के पास, इसलिए पंजाब सरकार पूरी तरह से तैयार है कि क्या फसलें जो उसके लिए लोड करने के लिए ट्रक्स, जो उनको स्टोर करने के लिए बैग्स, उन सभी चीजों की तैयारियां ऑलरेडी की जा चुकी है, और उसका असर हमें इस रिस्पॉन्स में देखने को मिल रहा है कि किसानों की फसल पहले दिन ही
उठा ली गई है, उनके भुगतान भी हो चुका है और अब उनको ट्रांसपोर्ट के लिए भी वो रेडी है। हुँ। तो ये चीज़ एक अमित, बहुत ही एक अच्छा बात मैसेज इसमें भेजता और भी नज़र आ रही है है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार में ये पहली गेहूं उठान है, पहली खरीद है। अब सभी की नजरें, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी और तमाम विपक्षी दलों की नजरें जो है वो इस बार गेहूं खरीद पर रहने वाली है क्योंकि पहली ये उठान है। कौन कौन सी चेतावनियां हैं जो इस बार आम आदमी पार्टी के सामने आने वाली है पंजाब में? ठीक है, सीधों में चुनौतियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चुनौती यही रहने वाली है कि सारी फसल उठा ली जाए। सबसे मेजर किसी भी पार्टी के लिए ये होता है कि किसान की सारी फसल उठा ली जाए और अगर सारी फसल उठा ली जाती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात स्टोरेज की रहेगी क्योंकि इस बार एससीसीआई ने कह दिया है कि हम डायरेक्ट लिफ्टिंग करेंगे। अगर हम कहें कि ट्रेन से जो कार्गोज की डायरेक्ट लिफ्टिंग फसल की जाएगी क्योंकि इस बार ज्यादातर चांसेस है कि 60 टू 70% बाहर इंडिया से बाहर इंपोर्ट किया जाएगा। तो इसलिए एफसीआई की तरफ से बकायदा ऑर्डर आया है कि हमने डायरेक्ट लिफ्टिंग करनी है कंटेनर्स के थ्रू। तो ऐसे में स्टोरेज की एक बड़ी चुनौती सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाली है कि मंडियों में इनको स्टोर करके रखना होगा और किसी भी तरह का फसल को नुकसान ना हो क्योंकि अगर बारिश के कारण नुकसान होता है तब एक काफी सेंसिटिव इश्यू हो जाता है क्योंकि सरकार ने प्रोक्योर तो कर लिया है पर उस टाइम की जो स्टोरेज है वो एक मेन इश्यू सीधे तौर पे कहेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से रहने वाली है। मेजर अगर हम कहें कि ऐसे और कोई इश्यू नहीं देखना पर दो जो अकेले इश्यूज है वही बहुत ज्यादा इश्यूज है। पहला इश्यू किसानों सभी किसानों की फसल समय रहते खरीद ली जाए, एमएसपी में खरीद ली जाए और समय रहते उनका मुआवजा। समय रहते मुआवजा हम देख सकते हैं कि वो ऑलरेडी कवर हो चुका है कि अब किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं तो वो इश्यू है नहीं कि समय रहते मुआवजा ना मिले। पर अब सवाल ये आ जाता है कि सारी प्रोक्योरमेंट क्या स्टोरेज और स्टोरेज से डायरेक्ट लिफ्टिंग होनी है। तो ये दो एक अगर हम कह सकते हैं कि मेन इश्यू अभी आम आदमी पार्टी के लिए रहने वाले हैं और हमें देखना होगा इसको कैसे टैकल किया जाता है क्योंकि इनका ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स रेडी हैं। हम्म। जो लेबर चाहिए उनको साफ करने के लिए और पैक करने के लिए वो भी रेडी है। तो मेन एट द एंड पिक करने की जो रह जाती है जो केंद्र सरकार ने इसको एक्सटेंडेड पिक करना वो एक इश्यू रह जाएगा क्योंकि वो थोड़ा लेट होगा। वो प्रोक्योर करने के डायरेक्टली नहीं प्रोक्योर करने से आते हो उसको थोड़े टाइम बाद होगा। तो वो एक चैलेंज रहेगा कि तब तक जब तक इन पर लिफ्टिंग नहीं हो जाती जो पंजाब सरकार के सारा गेहूं है तब तक इनका ध्यान रखने की जरूरत एक चैलेंज रहेगा। जी ठीक है अमित, ये तो चुनौतियों की बात रही लेकिन किस तरीके से जिस तरीके से उठान की बात होती है इसमें किसानों को उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं मंडियों में की गई है क्योंकि बहुत दूर दूर से किसान आते हैं जब अपनी गेहूं की जो गेहूं उनको बेचना होता है, फसल कोई भी बेचनी होती है तो बहुत दूर दूर से आते हैं। मंडियों में किस तरीके की व्यवस्थाएं किसानों के लिए की गई है? ठीक है, अगर हम बात करें मंडियों में तो सीधा तौर पर तो कोई गर्मी एक तरह से हम कह सकते हैं आने वाली है तो उनके लिए पानी की सुविधा, लेबर के प्रबंधन और उनके स्टोर करने के लिए एरिया डेडिकेटेड कर दिया गया है। ये कुछ हम कह सकते हैं कि मेजर स्टेप्स हैं जो उनके लिए किए गए। साथ ही साथ एक जे फॉर्म जो पहले आड़ती भरते थे अब वो किसानों जो खुद अगर हम कहें किसान लेके आ रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये कुछ सहूलियतें पंजाब सरकार की तरफ से ऑलरेडी दी गई है कि हमारे किसान भाइयों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो जो वो यहाँ पहुंचे क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है, एक बहुत ही खुशी का टाइम होता है कि फसल अभी कटी है और अब कुछ ही देर में उनको मुआवजा मिल जाता है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उनको हर संभव जो फैसिलिटी हो मीडिया और पंजाब सरकार वो चीज देने की कोशिश कर भी रही है। जी ठीक है अमित, एक सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि जब भी फसल उठाई जाती है तो किसान आते हैं मंडियों में और उनकी नंबर वाइज जब किसानों को बुलाया जाता है तो कई किसानों की फसल जो है वो मौके पर उठा ली जाती है, उनसे खरीद ली जाती है, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिनको अपनी फसल लेकर वापस जाना होता है। उन किसानों के लिए क्या कुछ व्यवस्था इस बार की गई है? क्या किसानों को इस क्रम से बुलाया जाए कि उनकी जो फसल है उतने ही किसानों को बुलाया जाए जिनकी फसल का उठान हो सकता है? अगर हम उसका बात करें फसल सभी किसानों की उठानी होती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक किसान की फसल ली जाएगी और एक किसान की नहीं। अब इश्यू वहां पे आते हैं जो फसल कच्ची रह जाती है या उन्हें अगर हम बात करें कच्ची है जो स्टैंडर्ड है वो नहीं मेंटेन की जाती है। तो इसके लिए बकायदा पंजाब सरकार की तरफ से एक बात की गई है कि हमने आप सबकी फसल उठानी है पर जब तक आपकी फसल पूरी तरह सूख ना जाए या तक आप पूरी तरह उसे साफ करके ना लाए तब तक आप वो लेके ना आए क्योंकि जब आप उसे मंडियों में लेके आ जाते हैं और फसल तैयार नहीं होती है तो पंजाब सरकार उसको उठा नहीं पाती है, पंजाब सरकार उसे खरीद नहीं पाती है क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं और उन स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होता है। पर जब वो स्टैंडर्ड पूरे हो जाते हैं तब उन्हें पिक कर लिया जाता है। तो पंजाब सरकार की तरफ से ये चीज कही गई है कि हम आप सबकी फसल उठाएंगे, पंजाब के हर एक किसान की फसल उठाई जाएगी पर शर्त जो स्टैंडर्ड्स है वो पूरे किए जाए कि फसल पूरी तरह सुखा के लाई जाए, पूरी तरह छाट के लाई जाए ताकि
वहां पर देखिए जब मंडियों में रश बहुत होता है, अभी अगर हम कहें कि अभी कुछ टाइम पीरियड तक या हम कहें कि 6 अप्रैल तक सीधे तौर पे हम कहें कि रश नहीं देखने को मिलेगा, पर 6 अप्रैल के बाद अगर हम कहें कि मालवे से फसल आनी शुरू हो जाएगी, 12 अप्रैल से माझे से फसल आनी शुरू हो जाएगी, ब्याज से आ जाएगी, तो इन रीजन जो है जहाँ पे मेन प्रोडक्शन एरियाज है पंजाब के, जहाँ पे सबसे ज्यादा खेती होती है, वहां से अगर फसल आएगी तो रश बढ़ जाएगा। तो ये चीजें कई फैक्टर्स है, तो कई बार किसान ये सोचते हैं कि हम रश से पहले चले जाए, रश से पहले चले जाएंगे तो हमारी क्या फसल आधी पकी है, सूखी है, तो वहां तक जाते हो जाएगी रेडी। पर कई बार वो चीज नहीं होती है, तब उन्हें इंतजार करना पड़ता है, और कई बार एंड तक अगर हम कहें कि वो वेट में रह जाते तो उनकी फसल नहीं बिकी जाती। तो पंजाब सरकार की तरफ से एक आ गया कि आप आराम से आए, हम पूरी तैयारी करके रखी है हमने, पर ये सुनिश्चित करें कि आपकी फसल तैयार है। जी हम्म, ठीक है। फिलहाल किसानों को भुगतान भी होने लगा है, पहले किसान को भुगतान हो गया है। किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया, आप क्या सरकार की जो ये तमाम कोशिशें हैं उससे खुश है किसान? जी, बिल्कुल। देखिए, किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डायरेक्ट खाते में भुगतान हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हमने उम्मीद थी, पहले कई बार एक संघर्ष चला था, एक लंबे टाइम से एक मांग की जा रही थी कि डायरेक्ट पैसे की भी हो। कई बार अगर हम कहें कि सेकंड पार्टी की जो पेमेंट आती है वो डिले हो जाती है। किसी न किसी कारण पेमेंट्स लेट हो जाती थी। पर अब डायरेक्ट खाते में फसल आने उनकी फसल का पैसा आने से उनको खुशी है कि अब उनको अपनी मेहनत का जो कहते हैं मूल हाथों हाथ मिल जाता है कि आज उन्होंने अपनी फसल सबमिट कराई, ग्रेन लोड्स हुई और कल पैसे आ गए, तो उनके लिए एक बहुत खुशी का टाइम है। और बाकी सभी किसानों की जो वहां पे खड़े थे, अगर हम बात करें कि जिनकी बाकी की अभी बारी आनी पेमेंट आनी, तो हमें भी इंतजार है कि हमारी फसल जल्दी हो जाए और हमारी अगले दिन पेमेंट आए। तो उम्मीदें बहुत ज्यादा है, खुशियां बहुत ज्यादा है किसानों में। बस किसानों की एक ही है कि हम सबकी फसल जो यहाँ पहुंच रहे हैं वो समय रहते हैं लिफ्ट तक ही जाए, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है और टाइम बाउंड के अंदर नहीं लिफ्ट होती है तो कई किसान उस सिनेरियो में रह जाते हैं। तो ये चीज अब देखना होगा कि क्या सबकी फसल समय रहते उठा पाती है पंजाब सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। हम्म, उम्मीदें बहुत ज्यादा किसानों को इस बार है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि इस बार जिस तरीके से मैंडेट उनको दिया जनता ने, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उम्मीदें आम आदमी पार्टी से काफी लगाई गई है। क्या अब जिस तरीके से उठान शुरू हुआ, किसानों की उम्मीदों पर खरा उतर पा रही है आम आदमी पार्टी? जी, देखिए अगर हम बात करें मुस्कान, तो जो पहले दिन के स्टेप्स देख रहे हैं, पेमेंट्स आ रही है, लिफ्टिंग आ रही है, उन सब चीजों को देखिए किसान बहुत ज्यादा खुश है। किसानों ने कहा है कि जो हमें एक्सपेक्टेशंस है उस पे अभी तक आम आदमी पार्टी खड़ी उतर रही है। पर बात यह है कि अंत तक खड़ी उतरे, वो सबकी यही चाह है कि हमेशा हमने देखा है कि जब भी कोई नई पार्टी आती है शुरुआत में बहुत अच्छा काम करती है, जितने भी उन्होंने वादे किए उन्हें पूरा करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है और काफी हद तक कामयाब भी होते हैं। पर बाद के टाइम पीरियड में अगर हम कहते हैं कि 5 साल में, अगर हम कहें कि आखिर के 2 या 3 साल जब रहते हैं, तब एक्सपेक्टेशन से काम करना कम कर देती है। पर आम आदमी पार्टी ने वो, अगर हम कहें, सिनेरियो चेंज कर दिया है। जितने वादे हैं वो शुरू से पूरे हो रहे हैं, तो किसानों को एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि हमारे हर एक बात पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार सुनेगी और हमारे लिए काम करेगी। तो अब आम आदमी पार्टी की सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं किसानों को, और उसमें आम आदमी पार्टी खड़ी भी उतर रही है। पर क्या अंत तक खड़ी रहेगी, ये एक सवाल है किसानों के मन में। पर जिस तरह के काम कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार या फिर उनके बगल वाली की सरकार, तो लग रहा है कि शायद एंड तक हमें ये चीज देखने को मिल जाएगी। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एमएसपी के भुगतान को लेकर लगातार जो सवाल आम आदमी पार्टी पर उठ रहे थे, उन पर खरा उतरती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब किसानों को खरीद के पहले के दिन से भुगतान राशि उनके खातों में जानी शुरू हो गई है, जिससे किसानों में जो उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को लेकर, वो भी अब और बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि खुद खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले में मंत्री लालचंद कटारुचक ने ये बयान दिया है। ये बताया है कि पटियाला जिले के मोहब्बतपुर गांव के रहने वाले हैं कश्मीर सिंह, जिन्होंने 31 मार्च को 51 क्विंटल गेहूं राजपुरा मंडी में बुलाए थे। 1 तारीख को उनका उठान हुआ और 2 तारीख को यानी 24 घंटे के भीतर उनके खाते में 1,02,765 रुपये पहुंचा दिए गए हैं। और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि किसानों का भुगतान बिल्कुल भी रोका नहीं है आम आदमी पार्टी ने, और सीधे सीधे उनके खातों में ये भुगतान किया जा रहा है।
बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। होगी वोटिंग, 11:30 बजे शुरू होगा संसद का सत्र। इमरान खान पर कुछ से बचाने की चुनौती। राजस्थान के करौली में नव संवत्सर पर निकाली गई बाइक रैली पर हुआ पथराव। आगजनी के बाद लगाया गया कर्फ्यू, इंटरनेट बंद। देश में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में आज 80 पैसे की हुई बढ़ोतरी। बढ़ी हुई कीमतों के बाद दिल्ली में पेट्रोल 103.41 रुपए और डीजल 94.67 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा। और पंजाब में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 10 जिलों के बदले गए आयुक्त, सीधे सीएम हाउस का फैसला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबर की रुख कर लेते हैं। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। हर दिन तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाकर आम आदमी को महंगाई का झटका दे रही है। पिछले 12 दिनों में 10 बार तेल की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में भी हर दिन ईंधन की कीमत में इजाफा हो रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम को लेकर अब तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हो गई हैं और जमकर निशाना भी साध रही हैं। इसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, जनता कह रही है कि 80 पैसे प्रतिदिन या लगभग 24 रुपए महीने के हिसाब से पेट्रोल के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो अगले जो चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे, इस बीच 7 महीने के दाम लगभग 175 रुपए बढ़ जाएंगे। मतलब आज के 100 लीटर से बढ़कर पेट्रोल 275 रुपए लीटर हो जाएगा। ये है भाजपा महंगाई का गणित। आपको बता दें कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, तमाम जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही है। एलपीजी भी महंगा हुआ, इसी के साथ पेट्रोल डीजल भी, और यही वजह है एलपीजी महंगा होने से होटल्स में खाना महंगा हुआ है और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन से जो सामान आता है वो लगभग महंगा हो गया है, जिसकी वजह से लगातार आम जनता त्रस्त है।
बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात लखनऊ की कर रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव ने अब सरकार पर निशाना साधा है बढ़ती महंगाई को लेकर। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से ट्वीट कर अखिलेश यादव ने ये निशाना साधा है बीजेपी सरकार पर, बढ़ती महंगाई लगातार जो बढ़ रही है, सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ रही है, सिर्फ पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, लोगों की जेब पर सीधा डाका है, क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन की चीजें भी महंगी हो गई है और इसी के साथ एलपीजी की वजह से बाहर होटल्स में खाना खाना भी महंगा हो गया है। इस वजह से अब अखिलेश यादव ने जो निशाना साधा है, क्या कुछ उसको लेकर है हम जानकारी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश हो या देश में लगातार जो महंगाई की मार है वो आम जनता को लगातार पड़ती जा रही है। 22 मार्च के बाद लगातार जो डीजल पेट्रोल के दामों में लगभग 80 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से जो इजाफा होता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जनता त्राही त्राही कर रही है। और ये बात यहाँ ईंधन को नहीं, एलपीजी गैस नहीं, और खाने की चीजों पे भी, लोग खाद्यान्न तेल होते हैं वो भी लगातार महंगे होते जा रहे हैं। और डीजल पेट्रोल के दामों से बढ़ने के कारण जो कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जनता त्राही हो चुकी है और कहीं ना कहीं त्राहिमाम कहा जा सकता है वो जरूर जनता कर रही है, क्योंकि आम आदमी है उसका बजट कहीं ना कहीं गड़बड़ाता जा रहा है। और तनख्वाह की बात करें तो उसकी कमाई की बात करें उतनी ही है। तो जाहिर सी बात है कि लगातार जनता इससे त्रस्त है। और विपक्षी पार्टी होने के नाते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी निशाना साध रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पे, क्योंकि विपक्ष में बैठी है समाजवादी पार्टी। और वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था और लगातार उन्होंने 2 साल की भी बात कर ली, 79 पैसे के हिसाब से की बात की है, तो प्रतिदिन उन्होंने 24 रुपए की बात की है। और 24 हिसाब से उन्होंने कहा कि नवंबर दिसंबर में जो चुनाव हुए लगभग 175 रुपए हो जाएंगे, और आज के 100 मिलाकर, और वो मिला के 275 रुपए लगभग प्रति लीटर के हिसाब से डीजल पेट्रोल बिकेगा। तो विपक्ष है और विपक्ष लगातार निशाना साधता है। और ये बात सही भी है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो पेट्रोल डीजल दाम है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हैं, और राज्यों में अलग अलग बढ़ रहे हैं, क्योंकि राज्य अलग अलग टैक्स लगाए हैं। उन टैक्सों के हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतों के अलग जगह रेट है। और लखनऊ की बात की जाए तो लगभग 103 रुपए के आसपास पेट्रोल पहुंच चुका है, और 95-94 रुपए के आसपास डीजल पहुंच चुका है। तो जनता काफी परेशान है, क्योंकि गाड़ियों के ईंधन नहीं होगा तो गाड़ियां नहीं चलेंगी। और जाहिर सी बात है इन सब चीजों को लेकर लगातार सरकार को सोचना चाहिए, और सरकार को जो बढ़ती महंगाई उस पर कहीं ना कहीं विचार करके उस पर कंट्रोल करना चाहिए। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर क्या बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, कल अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था और ट्वीट के बाद अभी तक फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टी नहीं, आम जनता भी परेशान है। और फिलहाल अभी कोई भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी
जवाब यूं कहे पलट कर नहीं आया है कि हालांकि ट्विटर हैंडल पे लगातार ट्रेंड हो रही है चीजें, महंगाई हो रही है, क्योंकि 13 दिनों में लगभग 12 बार कह सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, एलपीजी गैस के दाम बढ़े हैं, खाद्यान्न तेलों के दाम बढ़े हैं, और यहाँ तक कि जो सब्जियां थी जो रोजमर्रा में हम उपयोग करते हैं उसके भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि त्योहार भी चल रहे हैं, नवरात्रि का समय चल रहा है और रमजान भी शुरू हो चुके हैं। तो और इसमें जनता किस तरह से अपने आप की जो बजट है वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया है, और जनता ये इसको कंट्रोल करने में लगी हुई है, और अपनी जो बजट किचन का बिगड़ा है उसको सही से चलाने की, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान को भोजन तो करना ही है, और भोजन की अगर महंगा हो गया तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी जनता को कटौती करनी पड़ सकती है। लेकिन ये समझने वाली बात है जितेंद्र कि हम कह रहे हैं कि जनता को अब कटौती करनी पड़ सकती है बढ़ती महंगाई को देखते हुए, लेकिन बात ये भी हो सकती है कि चाहे केंद्र सरकार नहीं कर रही है तो राज्य सरकार को कुछ ऐसी राहत जनता को देनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम अब दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या सरकार अपने राजस्व में कुछ कटौती नहीं कर सकती ताकि जनता को कुछ राहत मिले? देखिए, जिम्मेदारी जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार की होती है, और उनके राज्य की जनता ने उनको जिताकर प्रदेश में वापसी की है, तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार जिम्मेदारी है। जो टैक्सेस है उन टैक्सेस को कम करके थोड़ी सी राहत जरूर अपने प्रदेश की जनता को देनी है, और ये जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश सरकार की, या अन्य जो प्रदेश सरकार है उनकी जिम्मेदारी है, उनकी अपनी जो टैक्सेस है उनको कहीं ना कहीं घटाकर उस पर थोड़ा सा जनता को राहत देनी चाहिए, और जिम्मेदारी भी, क्योंकि केंद्र सरकार को भी, क्योंकि देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और उस पर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि किस तरह से राज्य सरकार को अपने शुल्क घटाकर अपने टैक्सेस को कम करके जनता को राहत देना चाहिए, और साथ ही साथ केंद्र सरकार को एक रणनीति बनानी है, राज्यों को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि किस तरह से हम जनता को राहत दे सके, और ये जिम्मेदारी है और कर्तव्य है सरकार का जो उसको शुल्कों की कमी करके वो जनता को थोड़ा सा राहत दे। ठीक है, राज्य सरकार का ये कर्तव्य है, लेकिन इसका अभी निर्वहन नहीं हो रहा है, इसी वजह से लगातार जनता परेशान हो रही है। अब जनता का क्या कुछ तर्क इसको लेकर है, क्योंकि देखिए महंगाई दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन जनता को कुछ राहत मिले। लगातार पेट्रोल डीजल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी तमाम चीजों का दाम बढ़ गए हैं, जिससे जनता का जो खाना पकाना है, और उन लोगों की सोचिए जो लोग 2 टाइम का अपना रोजाना जिंदगी गुजर बसर करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इस समय मुश्किलें हो गई है। बिल्कुल, जिसे बात आपने कही वो बिल्कुल सही कि जो रोज खाते हैं और रोज ही कमाते हैं तो उनको साइज से थोड़े से मुश्किल हो सकती है। आमदनी उतनी है और खर्चा यूं कह सकते हैं कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, वो बात बिल्कुल सही है, सटीक बैठती है। और वो जनता जो पहचाने जो नीचे तबके की या कहे लेबर जो तबके की है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, और साथ ही साथ जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है उसके ऊपर बड़ा प्रभाव डाल रही है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल की दाम में उससे जनता परेशान है, तनख्वाह उतनी है उससे भी परेशान है, और लोगों की थालियों से यूं कहे कि भोजन की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। और हाल में ही हमने जनता से भी बात की तो जनता साफ तौर पे कहा कि अगर यही दिन इसी तरह चलता रहा तो हम साइकिल को आ जाएंगे और पैदल चलने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि लगातार ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से लोगों का सफर भी महंगा हो रहा है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको सीएनजी गैस भरानी है, तो जाहिर सी बात है लोग सफर जो सार्वजनिक वाहनों से करते हैं वो भी थोड़ा सा महंगा हो रहा है। अपने जो वाहन से निजी वाहनों से चलते हैं उसमें पेट्रोल डलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और जनता साफ तौर पर परेशान है। उत्तर प्रदेश की जनता तो खासतौर कही जा सकती है, राजधानी की जनता जरूर कह सकती है कि राजधानी की जनता त्राहिमाम कर रही है कि उत्तर प्रदेश में लगातार लखनऊ में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर थोड़ी सी कमी आनी चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, और जो खाने पीने की चीजों से लेकर जो ईंधन है उस पर, क्योंकि लगातार जो एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं वो भी एक मार है, और जो महिलाएं हैं जो किचन संभालती है उनके ऊपर भी बड़ी एक भार कहा जा सकता है कि सोच समझकर अब भोजन पका, लेकिन भोजन के बिना शायद इंसान की जीवनचर्या नहीं चल पाएगी। तो जाहिर सी बात है सब चीजों को सरकार को इस पर विचार करनी है और जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। हिमाचल में कैबिनेट मीटिंग से पहले 2 बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। 3 अप्रैल यानी आज रविवार के दिन प्रदेश भर में जनमंच का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला के पीटर हाफ में प्रदेश भर के कर्मचारियों द्वारा अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आयोजित किए जा रहे सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनमंच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। आपको बता दें कि कोविड के कारण जनमंच का आयोजन लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इस कार्यक्रम को दोबारा शुरू कर दिया गया है। कोविड काल के बाद अब नए सिरे से जनमंच को गति दी जाएगी। राज्य सरकार का 25वां जनमंच कार्यक्रम आज हो रहा है। इसके लिए सरकार ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। शिमला जिले के जनमंच में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जनता की समस्याओं को सुनेंगे और इसके अलावा वन मंत्री राकेश पठानिया कांगड़ा जिले के नरपुर और उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर मंडी जिले के ट्रंग और मुख्य चेतक विक्रम जरयाल किन्नौर जिला के कल्पा में जनता की समस्याओं का निवारण करेंगे। आपको बता दें कि जयराम सरकार जनमंच को अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बताती है। प्रदेश में इससे पहले 24 जनमंच हो चुके हैं। वहीं 25वां जनमंच अब आज होने जा रहा है। कोविड काल में इसका आयोजन नहीं हो पाया था, जिसके बाद अब लंबे समय बाद इसका आयोजन हो रहा है। तो आपको बता दें कि आज 2 बड़े कार्यक्रम हैं। कैबिनेट की बैठक से पहले जनमंच और सीएम जयराम ठाकुर का भी कार्यक्रम है, वो भी एक सम्मान समारोह में शामिल होंगे। और अगर जनमंच की बात करें तो आपको बता दें कि जयराम ठाकुर जो सीएम है हिमाचल के, उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है कि किसी भी तरीके से किसी को कोई समस्या ना हो। इसलिए जनता की जो भी समस्याएं हैं उसको खुद मंत्री सुनते हैं और जो समस्याएं मौके पर निपटाई जाने वाली होती हैं उनका मौके से निपटारण किया जाता है और अन्य समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। जनमंच जो ये कार्यक्रम है इसमें खुद जनप्रतिनिधि अपनी जनता की समस्याओं को सुनते हैं। और आपको बता दें कि सबसे महत्वाकांक्षी योजना जयराम ठाकुर सरकार की ये है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए टीना ठाकुर हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से अब 2 आयोजन होने जा रहे हैं, एक जयराम ठाकुर जो है सीएम जो है वो इस सम्मान समारोह में शामिल होने जा रहे हैं और दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि जनमंच का एक बार फिर से आयोजन शुरू हो गया है। जनमंच को लेकर क्या कुछ अहम जानकारी है? आपको बताएं कि जो ये जनमंच कार्यक्रम है इसको जयराम सरकार जो है अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बताती आई है, क्योंकि इसके जरिए जो है उन्हें लगता है हर घर तक पहुंचना आसान है, लोगों तक पहुंचना आसान है, जनता तक पहुंचना आसान है और जनता की जो समस्याएं है उनको सुनना, उनको मौके पे निपटारा करना इस जनमंच का एक अहम जो उद्देश्य है वो है। इस कार्यक्रम के जरिए जो जयराम सरकार है वो अभी जो चुनावी वर्ष है इसमें भी इसके जरिए जो है इसको विशेष जो अपना माध्यम बनाएगी और आम जनता तक पहुंचने के लिए, घर घर तक पहुंचने के लिए, उनकी जनता की समस्याओं को सुनने के लिए इसका सहारा लेगी। ठीक है, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जयराम सरकार जो है वो इसका सहारा लेगी। लंबे समय से जो है इसका आयोजन नहीं हो पा रहा था। अब जनता की जो समस्याएं हैं वो जनमंच के जरिए पहले भी कई समस्याओं का निपटारण हुआ है। अब जनता किस तरीके से आतुर है इस जनमंच में आने के लिए? जी, ये देखिए, अगर शहरी क्षेत्रों को छोड़े और ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो जनता में जनमंच को लेकर काफी उत्साह रहता है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनके लिए उन्हें काफी दूर अपने मुख्यालयों तक जाना पड़ता है, वह वो जनमंच के दिनों से छोटी छोटी चीजें मौके पर ही मिल जाती है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, रजिस्टर परिवार नकल है या आय प्रमाण पत्र है। इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनके लिए बहुत दूर उन्हें मुख्यालयों का रुख करना पड़ता था, अब उन्हें वो जो चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण जो प्रमाण पत्र है, उन्हें वहीं जनमंच में अपने घर द्वार पर मिल जाते हैं। और शिमला में भी जयराम ठाकुर जो सीएम है उनका भी कार्यक्रम है, सम्मान समारोह में वो शामिल होने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ अहम जानकारी?
जी देखिए, आपको बताएं कि ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसमें काफी जो कर्मचारी हैं वो जुड़े हुए, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है ये। लेकिन इसमें भी ये समस्या सामने आ रही है कि ये दो फाड़ हो चुका है। आधे कर्मचारी इनके साथ है और आधे कर्मचारी अलग धड़ा बना चुके हैं। उनका कहना है कि जो आज ये सम्मान समारोह जयराम सरकार का आभार जताने के लिए किया जा रहा है, आज जयराम जी को जो सम्मानित आज किया जाएगा एक धड़े द्वारा। दूसरे धड़े ने इस पे सवाल उठाया है कि किस बात का आभार हम सरकार का उठाएं, जबकि कर्मचारियों की एक भी समस्या का निवारण अभी तक नहीं हो पाया है। कर्मचारियों को अभी तक जो हताशा और निराशा ही सरकार से मिली है, उसके बावजूद जो एक धड़ा है वो किस बात पर सरकार का आभार जता रहा है और किस बात पर जो जयराम को मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर है उन्हें सम्मानित करने जा रहा है। जी मुस्कान। ठीक है, ये भी बात काफी अहम बताई आपने। जिस तरीके से दो धड़ों में बटा है ये गुट और अलग अलग तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर ने कुछ नहीं किया है, उनकी समस्याओं को नहीं सुना। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीएम ने उनकी समस्याओं का हल किया है। कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जो एक धड़ा ये कह रखा है कि उनकी समस्याओं का निपटान नहीं हुआ? जी, सबसे बड़ा अगर मुस्कान बताएं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में वो वेतन विसंगति को लेकर है। जो 6 पे कमीशन था, उनका लगातार कहना है कि हमें उस हिसाब से जो है हमारे को वेतन चाहिए जो पंजाब की तर्ज पर है। और जो ये एक धड़ा है, अभी जो पिछले दिनों जो जयराम सरकार ने जो घोषणा की थी वो उससे सेटिस्फाइड है। उनका कहना है कि जो कर्मचारी है हिमाचल के, वो सरकार का आभार जताएंगे कि उनकी जो मांग थी उसको पूरा किया गया। जबकि दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि लगातार जो कर्मचारी है अपनी मांग रखते आए हैं, उन्हें उनको बुलाया ही नहीं गया है। इस जो सरकार ने है उनकी जो समस्या है उसको नहीं सुना गया। और जो छोटी छोटी चीजें थी जो कर्मचारी चाहते थे उसको इस सरकार ने दरकिनार किया है। तो वो ये भी कह चुके हैं कि इसका खामियाजा जो सरकार को है वो चुनावों में उठाना पड़ेगा। एक ही महासंघ के दो गुट हैं ये। अब जब जयराम ठाकुर वहां पर पहुंचेंगे तो क्या किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन का भी कोई ऐलान उन्होंने किया? जी देखिए, जो ये धड़ा है एक जो लगातार जो ये प्रदर्शन, ये आज जो आभार जता रहा है और जो दूसरा धड़ा है जो विरोध कर रहा है, जो विरोध करने वाला धड़ा है वो आज वहां नहीं पहुंचेगा। सिर्फ जो आज जयराम सरकार का ये मुख्यमंत्री को जो सम्मानित करने जा रहे हैं वही धड़ा जो पीटर ऑफ में है, वो एक बड़ा सम्मान समारोह आयोजित करने जा रहा है। हालांकि वहां पर इस तरह के टकराव की कोई आशंका नहीं कि दूसरा गुट पहुंचकर वहां पे नारेबाजी या विरोध प्रदर्शन करेगा। वो अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो बयानों के जरिए, मीडिया में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो अपना प्रदर्शन रखेंगे। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनपी न्यूज़। नमस्कार।